यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। उसका नाम है हमारा जनजातियां। तो चलिए जनजातियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जनजातियां और उसकी अवस्थिति। जैसे अगर मैं कहूं अंडमान निकोबार द्वीप में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, तो जैसे ओंगे भी लिख के आता है, कभी 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 ओंजे भी आ जाता है, जारवा, सेंटिनली, हालांकि और भी जनजातियां, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे हम इन चीजों को समझेंगे। तो अंडमान की ये प्रमुख जो है कि जनजातियां हैं वहां की। एक सैम्पेन जनजाति भी होती है यहीं पर। और कुकी की बात की जाए, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कुकी विद्रोह भी पढ़ा हो, तो कुकी आपका जो पूर्वोत्तर भारत का जो मणिपुर वाला हिस्सा है ना, जैसे कि नागालैंड के नीचे मणिपुर है, म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां पर कुकी जनजाति देखने को मिलती है। और थारू जनजाति मेरे दोस्तों, ये यूपी और उत्तराखंड में देखने को मिलती है। यूपी के कौन से जिलों में, जो तराई प्रदेश होते हैं, जैसे पीलीभीत हो गया, गोरखपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, ऐसे तराई क्षेत्रों में आपको यूपी में थारू जनजाति देखने को मिलेगी। वहीं गोंड जनजाति की बात करेंगे तो गोंड जनजाति एमपी में मिलेगी। हालांकि मिलने को थोड़ी बहुत यूपी में भी मिलती है, लेकिन प्रश्न में अक्सर मैचिंग आता है, तो गोंड के साथ एमपी को ही सबसे अधिक प्रेफरेंस दी जाती है। अगर हम बात करें वर्तमान जनगणना के अनुसार, जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसमें भील जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो चुकी है। और गोंड की बात करेंगे तो ये भारत की दूसरी प्रमुख जनजाति है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो भील है, ये जो एसटी कैटेगरी है, ये प्रथम नंबर पे है पूरे भारत में। हालांकि इससे पहले गोंड जनजाति हुआ करती थी 2001 में सबसे अधिक जनसंख्या में, लेकिन अब भील जनसंख्या में सबसे अधिक है और सेकंड नंबर पे गोंड है। उत्तर पूर्वी भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे हम मंगोलाइड प्रजाति कहते हैं। जैसे हमारे भारत में 4 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं मानव की, यानी ह्यूमन की। जैसे एक होता है आपका ऑस्ट्रोप्रोटोलाइड होता है जो है कि, दूसरा द्रविडियन होता है, तीसरा मंगोलाइड होता है। तो जो मंगोलाइड प्रजाति होती है वो सामान्यतः चीन और जापान, नॉर्थ कोरिया या म्यांमार ऐसे दिखने वाले लोग होते हैं, जिनके माथे जो है कि थोड़े से चपटे होते हैं और बड़े होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती है, नाक भी चपटी होती है, और चेहरा बहुत जो है कि धसा हुआ होता है, और उनके फेस पर बियर्ड नहीं होती है, मतलब दाढ़ी वगैरह के जो बाल होते हैं बहुत ही कम होते हैं, एकदम फ्लैट फेस लगता है। उसे हम कहते हैं मंगोल या मंगोलाइड। तो वो प्रजातियां हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट में। फिर चाहे आसाम हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, इन क्षेत्रों में यही प्रजाति देखने को मिलती है। अगर मैं कहूं आर्य द्रविडियन कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैक्सिमम आपको साउथ इंडिया में जो द्रविडियन प्रजाति है वो देखने को मिलती है, जो लंबे लंबे चौड़े से होते हैं, काले से होते हैं और भरा हुआ चेहरा होता है उनका, ये चीजें। वहीं अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रश्न में कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है, तो पहला हो जाएगा आपका पंजाब, क्योंकि पंजाब में ऑफिशियली रिकॉर्ड के अनुसार एसटी जनजाति नहीं है। दूसरा हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है। अब भाई पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में भी नहीं है, और दिल्ली में भी नहीं है, और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी नहीं है। तो आप देखोगे 3 यूनियन टेरिटरीज में भी नहीं है और 2 राज्यों में भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, एक बात और, अगर अप्लाइड प्रश्न पूछूं तो क्या यहां पर पंजाब या हरियाणा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सर्टिफिकेट बनेगा, जाति प्रमाण पत्र बन सकता है एसटी का? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि सर यहां पर जब जनसंख्या ही नहीं है इनकी तो क्यों बनेगा, नहीं बन सकता है। वहीं अब हम बात करेंगे थारू जनजाति की। तो देखिए अभी हमने पढ़ा थारू यूपी और उत्तराखंड के साथ साथ अब बिहार में भी आपको मिल रही है। तो जैसे जैसे हम चीजों को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपको और क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये आपकी हो गई थारू जनजाति के बारे में जानकारी। और यहाँ पर एक जनजाति है भूटिया, ध्यान देना भूटिया। भूटिया आप देखोगे सिक्किम में मिलेगी और पश्चिम बंगाल में मिलेगी, लेकिन एक शब्द आता है दोस्तों भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भोटिया। तो ये स्पेशली उत्तराखंड में मिलती है और बहुत सारे बच्चे इस मात्रा की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। भूटिया जनजाति अगर पूछा जाए तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल लगाना है, अगर भोटिया की बात की जाए तो उत्तराखंड होता है। और मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको कि हमेशा इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखना पेपर में, क्योंकि कभी कभी होता है कि टाइपिंग मिस्टेक की जगह भूटिया की जगह भोटिया हो जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है आपसे इंग्लिश फॉर्म में भोटिया। भूटिया नहीं, BHU नहीं, BHO होता है। तो इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेजी की ही भाषा को सही माना जाता है। इज इट क्लियर? वही मुंडा जनजाति की बात करेंगे, जो कि आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जो मुंडा विद्रोह हुआ था ना 1899 के आसपास, तो उससे संबंधित है। तो स्पेशली पश्चिम बंगाल में मिलेगी, झारखंड में मिलेगी, MP में मिलेगी, त्रिपुरा में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में। लेकिन अगर हम मुंडा जनजाति की प्रमुखता की बात करें कि सबसे अधिक कहाँ मिलेगी, तो झारखंड में मिल सकती है, ओडिशा में मिल सकती है, पश्चिम बंगाल में,
बिहार में। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उससे पहले बंगाल के अंतर्गत उड़ीसा भी आता था और बंगाल के अंतर्गत बिहार भी आता था और बिहार के अंतर्गत झारखंड भी आता था। तब कोई विभाजन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बंगाल का विभाजन किया गया, फिर बिहार और उड़ीसा इससे निकले, फिर बिहार का विभाजन किया गया और बिहार से आपका झारखंड भी निकल गया। तो जहां इनकी मूल प्रजाति थी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बिहार से निकलने वाला झारखंड, तो इन जगहों पर तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए संथाल परगना का जो हमने विद्रोह पढ़ा था वो वर्तमान में झारखंड में देखने को मिलता है। तो बुंडा जनजाति वहां मिलेगी। तो भोटिया और भूटिया का कंफ्यूजन नहीं करना है। वहीं कोल विद्रोह आपने सुना होगा, कोल विद्रोह जो झारखंड बिहार में हुआ था, तो बिहार में मिलेगी और बिहार से निकला है झारखंड तो वहां भी, और बिहार के साथ ही उड़ीसा निकला तो उड़ीसा में भी। देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर जिम्मेदार है कि एक ही जनजाति दो तीन अलग अलग राज्यों में कैसे कनेक्टेड होकर मिल रही है। एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है और छत्तीसगढ़। जब भाई एमपी से अलग हो रहा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी होगी, क्योंकि मुंडा जनजाति को भी अगर आप देखेंगे तो एमपी में भी है और उससे अलग हुए हिस्से छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए यूपी से अलग हुए उत्तराखंड में भी आपको थारू देखने को जनजाति मिल जाती है। तो यही जो कनेक्टेड पॉइंट होते हैं ना, इन्हीं से आप पहचान पाते हो कि कौन सी जनजाति कहाँ मिलती है, कौन सी कहाँ नहीं मिलती है। इज इट क्लियर दोस्तों? अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी कि दिवाली के पर्व को शोक मनाती है। तो थारू जनजाति, और थारू स्पेशली कहाँ देखने को मिलती है? यूपी और उत्तराखंड में। तो दीपावली को शोक का पर्व मनाते हैं ये लोग। वहीं लिंबू जनजाति की बात करेंगे तो लिंबू आपको सिक्किम और सिक्किम के पास सटा हुआ जो नेपाल होता है, यानी कि उत्तर पश्चिम साइड में, तो वहां पर लिंबू जनजाति मिलेगी। अगर हम कार्बी की बात करें, जिसको मिकिर भी कहते हैं, तो मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है? असम में है। तो ये ध्यान देना कि कुछ तो पहाड़ियों के नाम पर भी वहां पे जनजातियां हैं, या यूं कहें कि जनजातियों के नाम पे पहाड़ी का नाम पड़ा। अब जैसे मैं कहूं कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये जनजातियां भी हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों के आसपास इन जनजातियों का निवास होता है, इसीलिए इनके नाम पर पहाड़ियों के नाम पड़ जाते हैं। तो मिकिर भी आसाम में पाई जाने वाली एक पहाड़ी है जहां पर ये जनजाति के रूप में रहते हैं। वहीं एक जनजाति है डोंगरिया कोंद। ध्यान देना, डोंगरिया कोंद आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी और बोंडा भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। फिर आता है धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजातियां। अब धौलाधर श्रेणी किसमें आती है? आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार मिलेगा, थोड़ा बहुत नेपाल, उत्तराखंड में भी मिल जाता है। तो प्रमुखता तो इनका विस्तार हिमाचल प्रदेश में ज्यादा होता है, लद्दाख वगैरह में भी ज्यादा होता है। तो वहां पर आपको गद्दी एक जनजाति है। ये आपके गाड़ी या सीट की गद्दी नहीं है, कुर्सी की गद्दी नहीं, बल्कि गद्दी एक जनजाति है। वहीं लद्दाखी आप देखेंगे, लद्दाख में लद्दाखी मिलेगी, गुज्जर भी मिलेंगे। बकरवाल दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये किस श्रेणी की जनजाति है, तो धौलाधर श्रेणी में मिलती है, या लद्दाख में कह सकते हो, हिमाचल प्रदेश में कह सकते हो। और लाहौली और बारी, तो मैं आपको दो जनजाति यहाँ से बताऊंगा जो आपको याद रखना है। एक तो आपको गद्दी याद रखना है, दूसरा बकरवाल और तीसरा गुज्जर। ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर हम देखते हैं तो गद्दी निवासी, देखिए गद्दी कहां पर थी दोस्तों? धौलाधर में थी, और धौलाधर का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे संथाल जनजाति की। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर को नहीं देखा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है, शॉर्ट नोट्स इंडियन ज्योग्राफी, शॉर्ट नोट्स इंडियन पॉलिटी। उन लेक्चर्स को आप लोग जरूर देख लीजिए, तब आपको एक आइडिया लग सकेगा कि ये कितने हेल्पफुल रहेंगे आपकी तैयारी में और कितने नहीं। इसके लिए कोई मेरा दबाव नहीं है कि आप इसको परचेस करिए या इसको जो है कि खरीदिए। आप क्लासेस को यहाँ से देख सकते हो, YouTube पर पूरी तरीके से क्लासेस फ्री रहेंगी। लेकिन अगर आप PDF को साथ लेकर बैठोगे, इट मीन्स कि प्रिंट निकलवा के साथ लेकर बैठोगे, तो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा होता हूँ वो चीज आप नोट कर सकते हो, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो हम नोट नहीं कर सकते। अगर सारा नोट कर देते तो फिर ये खुद में एक बुक तैयार हो जाती, फिर शॉर्ट नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन 95% चीजों को इसमें कवर किया गया है, और जो एक्स्ट्रा मेरे अनुभव है, जो मेरी नॉलेज है, वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो आप उसे अपडेट कर सकोगे ताकि आपको और भी अच्छे से जानकारी हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको PDF लेनी है कि नहीं लेनी है। डेमो PDF आप टेलीग्राम पे देख लो, वहां पे आइडिया लग जाएगा। और सारे चैप्टर्स हमने घटना चक्र के बनाए हैं, एक भी चैप्टर को हमने स्किप नहीं किया है।
और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, वहां पे सारे प्राइस पता चल जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ आ चुकी है। बहुत सारे लोगों ने उसे परचेज किया, बहुत सारे लोगों ने उसे सपोर्ट किया। ये हमारी टीम के लिए सबसे खुशी की बात थी कि हमने जो मेहनत की उसको लोगों ने सराहा है, उसको प्रशंसा की उसकी। चलिए आते हैं टॉपिक पे दोबारा। तो अब जरा संथाल जनजाति की बात करें, ये वही संथाल, उरांव जनजाति जो है, हो, मुंडा, इनके बारे में। तो देखिए इनको जो विवाह की पद्धति है उसे हम लोग बापला कहते हैं या बुपला कहते हैं। अब जैसे जो लोग बिहार का पेपर दे रहे हो, एमपी का दे रहा हूं, तो उनके लिए ये प्रश्न बन सकता है, छत्तीसगढ़ में बन सकता है, हालांकि यूपी में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संथाल जनजाति की विवाह पद्धति का क्या नाम है। बुपला नाम है, जिसमें वर पक्ष से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य यानी पौन कहलाता है। अब ध्यान देना, जैसे आप देखोगे कि मुस्लिम समुदाय में जो शादी होती है तो महिलाओं को यानी लड़कियों को एक मेहर की रकम दी जाती है। मेहर की रकम कौन सा पक्ष देता है? वर पक्ष देता है, दूल्हे का पक्ष। किसको? दुल्हन पक्ष को मेहर देता है। एक रकम होती है जो उसमें मौलवी साहब तय करते हैं या दोनों पक्ष मिलकर तय करते हैं। सेम उसी तरीके से संथाल जनजाति में भी वर पक्ष क्या करता है? वधु पक्ष को कुछ मूल्य देता है, जिसे मेहर तो नहीं कहेंगे लेकिन बापला पद्धति होती है और इसे हम पौन कहते हैं। ठीक है। बिटहाला एक सामाजिक बहिष्कार की सजा है। संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। आपने सुना होगा कि जो बिहार के सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वो भी इसी से संबंधित थे। जीतन राम मांझी, हालांकि वो किसी गांव के प्रधान नहीं थे, लेकिन वो इसी जनजाति से संबंधित थे और झारखंड बिहार से ही निकला हुआ है, तो वो जो जाति थी वो बिहार में ही रह गए, तो अपना वो बिहार के सीएम भी बने, पूर्व सीएम बन चुके हैं। और बिटहाला एक ऐसी पद्धति है कि मान लीजिए आपको संथाल के सामाजिक समुदाय से बहिष्कार कर दिया जाए, किसी कारणवश आपने कोई अपराध किया हो या कोई चोरी की हो या किसी महिला के साथ गलत काम किया हो, तो आपको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं गांव निकाला, गांव से बाहर कर दो, यानी इनका खान पान, जाति, धर्म सब हटा दो, इनके ना खाएंगे ना पिएंगे ना इनका रिश्ता जोड़ेंगे, ये पद्धति होती है ना, तो इसी को कहते हैं हम बिटहाला। इतनी बात क्लियर। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न आता है, ऋतु प्रवास सबसे अधिक कौन सी जनजाति करती है दोस्तों? तो यहाँ भी प्रश्न में ऑप्शन आपको भूटिया और भोटिया दोनों मिलेगा। भोटिया मैंने बताया उत्तराखंड, भोटिया सिक्किम और नेपाल में है, तो इसीलिए इस चीज को याद रखना कि ये भूटिया जनजाति करती है। बोडो के निवासी जो है कि कहाँ मिलेंगे आपको? गारो पहाड़ी पर मिलेंगे, जो बोडो निवासी होते हैं। एक टोडा जनजाति भी होती है। टोडा जनजाति आपको नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलेंगे, जो कि दक्षिणी भारत में, जहाँ की डोडा बेट्टा एक सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की, तो उसी पर टोडा जनजाति मिलती है। लेकिन यहाँ बोडो जनजाति पूछ रहा है, जो गारो खासी जयंती है, यानी कि गारो पहाड़ी पर रहते हैं। और गारो पहाड़ी का मतलब ये कहाँ रहते होंगे? मेघालय में रहते होंगे। कहाँ पर? मेघालय में। वहीं एक जनजाति है चेंचू। चेंचू जनजाति मुख्यतः आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की है, और यह केरल में भी पाई जाती है। मुख्यतः तो ये केरल में भी पाई जाती है, लेकिन नल्ला मलाई जो पर्वत श्रृंखला है ये आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पर चेंचू जनजाति पाई जाती है। कहीं कहीं आपको एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन नल्ला मलाई देखकर आप बता देंगे कि आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। फिर यहाँ हम देखते हैं, जिसको अभी मैं बता रहा था आपको, कि टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है, और ये नीलगिरी पहाड़ी पर देखने को मिलती है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक पत्नी कई सारे पतियों के साथ विवाह कर सकती है। अब विवाह का आधार क्या होगा, ये वहाँ का समाज और वहाँ के लोग तय करते हैं, लेकिन उसके पास इतना अधिकार है कि वो अगर एक पति से खुश नहीं है, एक पति से पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो दूसरी शादी कर सकती है, तीसरी शादी कर सकती है, और तीनों चारों पति उसके साथ एक साथ रह सकते हैं। जैसे महाभारत में पांडवों के साथ द्रौपदी रहती थी, तो द्रौपदी के भी तो 5 पति थे। उसी तरीके से टोडा जनजाति को भी ये छूट है कि आप 5 पति, 4 पति, जितने पति चाहें आप रख सकती हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि बहुपति प्रथा कौन सी जनजाति में? तो टोडा जनजाति में। हालांकि उत्तर भारत की भी एक जाति है, मैं अभी आपको बताऊंगा जनजाति के बारे में, वो भी बहुपति प्रथा को मानती है। वहीं आप देखोगे एक सरहुल नाम का त्योहार होता है, जो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वृक्षों की पूजा की जाती है, और हो जनजाति और मुंडा भी इस त्योहार को मनाती है, और ये सभी जनजातियां प्रमुख रूप से झारखंड में मिलती हैं। हालांकि मेरा एक दोस्त है झारखंड का जो मुंडा जनजाति से संबंधित है, और एक उरांव दोस्त भी है जो वहीं झारखंड के हैं, तो बताते हैं कि बाकायदा इसमें वृक्षों की पूजा इतनी धूमधाम से की जाती है जैसे लगता है कि एक विवाह का आयोजन किया गया है। तो मैंने उनसे पूछा यार कि ये बताओ, वृक्ष के लिए तो नॉर्मल हम लोग भी पीपल को जल चढ़ा देते हैं, हिंदू लोग जो है कि बाकी जगह जगह पूजा कर लेते हैं, वट के पेड़ की पूजा करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वट के पेड़ की पूजा करती हैं शादी होने के बाद,
लेकिन ऐसा तुम्हारे त्योहार में क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर इसमें वृक्ष की जो पूजा होती है ना, उसको हम देवता के रूप में उसकी पूजा करते हैं। जैसे उसमें भंडारा वगैरह करते हैं, भोजन की व्यवस्था करेंगे, पूरा गांव उसमें झूमेगा। मतलब प्रकृति के निकटता दिखाते हैं कि हम प्रकृति के कितना करीब है, हमारी जो जीवन शैली है वो प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई है, और हम प्रकृति की रक्षा में त्योहार मनाते हैं, उस पर कितना भी पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो मुझे ये उनके त्योहार में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार, कि देखिए कुछ भी हो, हम लोग वृक्ष को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, लेकिन एक ऐसी भी जनजाति जो वृक्ष की पूजा कर रही है। और आपको भी पता है कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्षों की पूजा की जाती थी, वृक्षों की पूजा की जाती थी, जो कि प्रकृति के समीप होने का एक सूचक था। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूं कि उरांव जनजाति या हो जनजाति, मुंडा जनजाति भी हड़प्पा कालीन संस्कृति को फॉलो कर रही है, और यही हड़प्पा कालीन संस्कृति की नियमितता है, गतिशीलता है। इतिहास में पढ़ाऊंगा आपको वहां पे, तो इन चीजों में पूछा जाता है ना कि कैसे हड़प्पा कालीन संस्कृति गतिशील है कि रुक गई या ठहर गई। तो ये सारी चीजें मैं आपको वहां डिस्कस करूंगा। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब इसके बाद हम कुछ उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करें, तो जैसे थारू जनजाति, ये स्पेशली आप देखोगे यूपी में भी मिलती है। जौनसारी जनजाति, ये भी आपको यूपी में मिल जाएगी। बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति, ये दोनों प्रमुखता आपको उत्तराखंड में मिलती हैं। इसके प्रमाण बहुत ही कम मिलते हैं यूपी में, लेकिन जौनसारी और थारू के आपको प्रमाण यूपी और उत्तराखंड दोनों मिलेंगे, लेकिन बुक्सा और भोटिया के मुख्यतः उत्तराखंड मिलते हैं। और ये भोटिया जनजाति है, जबकि ऋतु प्रवास करने वाली जो जनजाति होती है उसका नाम भोटिया होता है, जो कि सिक्किम नेपाल में मिलती है। अब यहाँ पर एक जनजाति मैं आपको बता रहा हूँ, दो जनजातियां ऐसी हैं, एक रेंगमा जनजाति और एक अंगामी जनजाति। ये हर बार एग्जाम में पूछा गया, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, आरओ के एग्जाम में देख लो, यूपी पीसीएस में देख लो, 2021-22 के एग्जाम में पूछा गया। हर साल ये दो जनजातियां पूछी जाती हैं। तो नागालैंड में जो जनजाति है, एक तो होती है अंगामी, हालांकि मैंने आगे लिखा होगा, लेकिन मैं यहीं पे बता दूं, एक जनजाति होती है रेंगमा। ठीक है, ये दोनों ही जनजातियां आपको नागालैंड में देखने को मिल जाएंगी। आपातानी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भोटिया की जनजाति देखिए उत्तर प्रदेश, यानी भोटिया आपको उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं मिल जाएगी। गोंड जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में, हालांकि जनसंख्या के आधार पे भील जनजाति पूरे इंडिया में सबसे अधिक है और गोंड सेकेंड नंबर पर है। फिर यहाँ भील जनजाति की बात करें तो आप देखेंगे गुजरात में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर किसी एक या दो ऑप्शन को आपको चूज करना है, तो भील को सबसे पहला ऑप्शन आपको एमपी मानना है, दूसरा छत्तीसगढ़ मानना है और तीसरा महाराष्ट्र मानना है। ये तीन प्रमुख राज्य हैं जहां पर भील की जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। अब आते हैं हम टोडा की बात करेंगे, तो देखिए मैंने बताया था ऊपर आपको कि टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा है, साथ ही साथ जौनसारी में भी है। और जौनसारी आपको मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेगी? यूपी और उत्तराखंड में। तो यहाँ पर भी बहुपति प्रथा देखने को मिल जाती है। तो क्लियर हो गया, टोडा और कौन सी जनजाति? जौनसारी। इन दोनों में ही बहुपति प्रथा का जो है कि चलन देखा जाता है। और आगे चले अब जरा देखते हैं राजी जनजाति के बारे में भाई समझ लेते हैं। ये छोटी छोटी जनजातियां जो मुख्य रूप से वहीं पाई जाती हैं। तो जैसे राजी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। लेपचा और भूटिया, ये दोनों ही जनजातियां आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगी। लेपचा याद रखना आप लोग। बिरहोर की बात करें तो ये झारखंड में है, ओडी का मतलब ओडिशा और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में। वहीं सहरिया की बात करें तो आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी, जबकि पहरिया और अगरिया उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखना कि सहरिया, पहरिया, अगरिया तीन अलग अलग नाम हैं। तो पहरिया और अगरिया उत्तर प्रदेश में मिलती है। स्पेशली ये दो जनजाति आपको सोनभद्र में ज्यादातर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सहरिया कहाँ पर है? राजस्थान में। यूपी में भी सहरिया मिलती है, लेकिन उसका नाम है ललितपुर में। तो सहरिया यूपी में जो मिलती है वो ललितपुर में मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान की जनजाति ये होती है। अब एक समुदाय होता है दोस्तों चांगपा समुदाय, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में रहते हैं। और जास्कर कैसी हिमालय श्रृंखला है? ये मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय श्रृंखला। कैसी? ट्रांस हिमालय श्रृंखला। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय का जो क्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा, सबसे ऊपर कराकोरम। कौन सी मिल जाएगी दोस्तों? कौन सी मिलेगी? कराकोरम। तो सबसे ऊपर मिलेगी कराकोरम, फिर उसके बाद मिलेगी आपको लद्दाख श्रेणी, और फिर उसके बाद आपको मिलेगी जास्कर श्रेणी। तो ये तीनों आपको ट्रांस हिमालय में, और इसी लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आपको चांगपा समुदाय देखने को मिलेगा, जिसका मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन करना। और वो पशुपालन में भी बकरियों का पालन ज्यादातर करते हैं। कौन सी? पश्मीना बकरियों का,
क्योंकि पश्मीना से जो बनने वाली ऊन होती है या जो शॉल होती है वो सबसे अधिक किफायती और सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो पश्मीना ऊन है या पश्मीना जो शॉल है वो बकरी से बनती है या भेड़ के या खरगोश से, तो आपको लगता है सर भेड़ के बालों से ऊन बनता है, लेकिन ध्यान देना कि पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है और इससे सबसे उत्तम कोटि की शॉल तैयार होती है। तो आगे देखेंगे आप कि देखिए ये जो प्रश्न मैं बता रहा था आपको, ये कई बार पूछा जाता है कि नागालैंड में जो प्रमुख जनजातियां उसमें कौन कौन होती हैं। तो एक रेंगमा मैंने बताई थी, एक अंगामी बताई थी और एक कोन्याक भी आप याद रख लीजिएगा। ध्यान देना इस बार भी आपको इन तीन में से एक ना एक प्रश्न मिल जाएगा आरओ में या फिर यूपी पीसीएस में, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, कई बार ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो काफी फेवरेट ये जनजाति नागालैंड की। वहीं अंडमान निकोबार की अगर मैं पूरी जनजाति की बात करूं तो कौन कौन सी जनजातियां वहां देखने को आपको मिल सकती हैं, तो अगर हम बात करें डिटेल से तो अंडमान निकोबार में एक आपको मिलेगी हालचू, एक ओंजे, इसको ओगे भी पढ़ते हैं, ओंजे भी पढ़ते हैं, एक सोमपेन या सैम्पेन भी होता है, अंडमानी, सेंटनली और इस तरीके से एक जारवा जनजाति भी है। हालांकि ये भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति इसको माना जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, यानी कि सबसे नवीन जनजाति कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी जारवा जनजाति। क्लियर। तो आपको देखो ओंजे पता होगी तो हो सकता है, अंडमानी तो आप नाम से समझ रहे हो, सोमपेन भी पता है, लेकिन हालचू, जारवा, सेंटनली ये आपको याद होना चाहिए। फिर वही मंगानियार जनजाति राजस्थान का एक मुस्लिम समुदाय है और संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। आपने कई बार रील्स देखी होगी दोस्तों कि लोग रेगिस्तान में जब जाते हैं राजस्थान में घूमने के लिए, तो वहाँ रेगिस्तान में कुछ लोग कुछ गीत वगैरह गाते हैं, लोक परंपरा के गीत गाते हैं, अपने लोकल जो गैजेट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके माध्यम से सुर ताल मिलाते हैं। वो लोग मंगानियार जनजाति के लोग होते हैं जो रेगिस्तानों में घूमते हैं, मुख्यतः टूरिस्ट को आसपास एंटरटेन करते हैं, ये सारी चीज। तो मंगानियार क्या है, मुस्लिम समुदाय और एक जनजाति है ये राजस्थान की। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, भरमौर जनजाति क्षेत्र। फिर यहाँ पर एक और प्रश्न देखेंगे, देखिए रिपीटेड प्रश्न होगा दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि अंगामी कहाँ की जनजाति है, तो ये नागालैंड की है। खस कहाँ की जनजाति है, तो यूके, एचपी और जे की। मतलब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, बल्कि उत्तराखंड हो गया, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और जे के मतलब जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे एक खस जनजाति है। वहीं तमरिया जनजाति की बात करें तो झारखंड और ओडिशा। मैंने आपको एक बेसिक लिंक बता दिया दोस्तों कि जो जनजाति आपको अगर झारखंड में मिल रही है तो उसके 90% चांस होते हैं कि वो बिहार में भी मिलेगी और ओडिशा में भी, क्योंकि प्राचीन समय में यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे ये तीनों एक ही क्षेत्र थे। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बिहार भी था, ओडिशा भी था और बिहार के अंतर्गत झारखंड भी था। इसी तरीके से जो जनजाति आपको यूपी में देखने को मिल जाएगी वो उसके मैक्सिमम चांस होंगे कि वो उत्तराखंड में भी मिलेगी, क्योंकि एक ही हिस्से तो हैं ये। वहीं अगर हम बात करें कि जो जनजाति आपको एमपी में देखने को मिलेगी वो आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हो, इंटरकनेक्टेड कर सकते हो इन जनजातियों के बारे में। अब जैसे अगरिया जनजाति की बात करें तो ये ललितपुर में है, ठीक है। और लोहासुर को बात करें तो ये अपने लोहासुर किसको, मतलब लोहासुर को ये देवता मानती है अगरिया जनजाति। और हमने पहरिया जनजाति बताई थी कि यूपी में है। वहीं कुकी की बात करें तो भाई हमने कुकी आंदोलन बताया था आपको। अभी मैंने कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि आप बताओ कुकी जो जनजाति है वो कहाँ पर है और ये कुकी आंदोलन कब हुआ था। तो कुकी आंदोलन बताना है। हालांकि है तो पूर्वोत्तर भारत, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट कौन सा है अभी मैंने ऊपर ही पढ़ा है, तो इसको बताइए आप लोग। यानदी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। पालियान की बात करें तो केरल में है और पल्लीयान की बात करें तो तमिलनाडु में। तो जरा पालियान को याद रख लेना दोस्तों और यानदी को याद रख लेना, क्योंकि ये कई बार आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं ये प्रश्न। तो ये सारी जनजातियां थी। और अब हम चलते हैं यहाँ पर भाषाओं पर। अगर हम बात करें तो देखिए मैंने जब छोटे छोटे चैप्टर्स पे डिटेल बताया था कि इन चैप्टर को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उसमें जनजाति टॉपिक को भी मैंने इंक्लूड किया था। तो इतनी ही जनजाति अगर आप ढंग से याद कर लोगे ना तो आपको एग्जाम में कोई ना कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा। 2 से 3 ऑप्शन इन्हीं जनजातियों के होंगे और आप आराम से उसे एलिमिनेट करके अलग कर सकते हो। अब देख लेते हैं भाषाओं पर अगर हम बात करें तो हल्बी, हो, कोई, ये जो पद संबंधित है ये किससे समेत है, जनजाति भाषा से। क्योंकि हो क्या एक जनजाति है, हल्बी क्या एक जनजाति, तो इनके द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसी को हम जनजाति भाषा कह देते हैं। मैक्सिमम जो यूज होती है इंडिया में भाषा, तो सबसे पहले नंबर पे आती है हिंदी। सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में, हिंदी बोली, हिंदी। तो सबको पता है भाई हिंदी है,
लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, थर्ड नंबर की भाषा पूछ लेता है, सेकंड नंबर की पूछ लेता है। तो सेकंड नंबर की भाषा होती है बंगाली। अब आप कहोगे सर एक छोटा सा पश्चिम बंगाल राज्य है, उसकी भाषा पूरे भारत में बोली जाती है, इससे बढ़िया तो द्रविड़ बोली जाती। तो ध्यान देना ये ऑफिशियली डाटा है कि बंगाली भाषा सेकंड नंबर पे आती है और थर्ड नंबर पे मराठी भाषा, क्योंकि नीचे दक्षिण भारत में जो छत्रपति शिवाजी का जब वहां पे मतलब प्रभाव था, शिवाजी का जो एम्पायर था, तो उसमें कई राज्य शामिल थे, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, ये सभी जो मतलब राज्य थे, तो यहाँ पे मराठी का विस्तार हुआ था और वहां पे मराठी भाषा बोली जाती है। तो थर्ड नंबर पे आपको मराठी भाषा बोली जाती है। अब इसी में हम भाषा परिवार का समूह देख लेते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि पहली परिवार है आपका भारत यूरोपीय भाषा, दूसरा परिवार है द्रविड़ भाषा, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक और चौथा है शास्त्रीय भाषा। तो जो तीन भाषाएं हैं दोस्तों शुरू की, जैसे कि आप देखोगे भारत यूरोपीय भाषा में आपकी संस्कृत भी आती है, पाली भी होती है, मराठी, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी, बांग्ला, इस तरीके की प्रमुख भाषा है। और वहीं द्रविड़ की अगर हम बात करें, द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक अगर पूछा जाए तो खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज। अब आपको मैं प्रश्न बताता हूं कि इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय भाषा समुदाय की नहीं है या इस परिवार की नहीं है। आपको तीन ऑप्शन दे देगा, हिंदी दे देगा, एक संस्कृत दे देगा, अंग्रेजी दे देगा और एक भाषा का नाम दे देगा मुंडारी। तो आपसे पूछ लेगा कौन से भारत यूरोपीय भाषा परिवार से नहीं है, तो आपको बताना रहेगा और आपको जब पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे। उसी तरीके से पूछता है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है, तो द्रविड़ का तो आप आसानी से बता पाओगे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम ये सभी हैं। लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, द्रविड़ के नाम पे आप मराठी को मत कर देना। मराठी भारतीय यूरोपीय भाषा है, यानी जो प्राचीन भाषा थी भारत की और जो यूरोपीय लोगों के आने से जो भाषा में परिवर्तन हुआ, यूरोपियों के आने से, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए, फ्रांसिस आए, इनके आने से जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से एक नई भाषा का विकास हुआ। हालांकि हिंदी भी पुरानी है, संस्कृत भी पुरानी है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें परिवर्तन होता गया, तो इसीलिए इसको भारत यूरोपीय परिवार का मान लिया जाता है। द्रविड़ का आपको मैंने बताया तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और ऑस्ट्रो एशियाटिक में आपको मुख्यतः खासी भाषा मिलेगी नॉर्थ ईस्ट की, और संथाली भाषा मिलेगी और मुंडारी भाषा और भूमिज भाषा, ये प्रमुख रूप से पूछी जाती है। तो आपको संथाली, खासी ये याद होनी चाहिए कि ऑस्ट्रो एशियाटिक है। वहीं एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है सांस्कृतिक रूप में कि शास्त्रीय भाषा, कल्चरल लैंग्वेज हमारे भारत में कितनी है, तो टोटल 6 कल्चरल लैंग्वेज है, जिसमें पहली भाषा हमारी थी तमिल, जिसको 2004 में दर्जा दिया गया और ये पहली भाषा थी। फिर दूसरे नंबर पे संस्कृत आती है, जिसको 2005 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया शास्त्रीय रूप में। फिर कन्नड़ और तेलुगु, इन दोनों को 2008 में दर्जा दिया गया। फिर मलयालम की बात आएगी तो 2013 में, और फिर उड़िया की बात करेंगे 2014 में। तो टोटल हमारे भारत में शास्त्रीय भाषाओं का जो दर्जा है उसमें 6 भाषाएं शामिल हैं। और ध्यान देना कि इनका संविधान की जो 22 अनुसूचियों, मतलब जो अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं ना, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कुछ भाषाएं उसमें शामिल हों, लेकिन वो संवैधानिक भाषा है, वो अनुसूची के अनुसार है। लेकिन ये शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषा का एक तो ये प्रावधान होता है कि 2000 साल पुरानी हो और जिसमें आज भी जीवंतता हो, मौलिक रूप में हो, किसी भाषा का वो मिश्रण ना हो। तो आप देखोगे यहाँ हिंदी को जो है कि दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि हिंदी का जो ओरिजिन हुआ है वो संस्कृत से हुआ है और हिंदी में कई सारे ऐसे शब्द हैं जो यूरोपीय भाषा से भी लिए गए हैं। जैसे डॉक्टर यूरोपीय भाषा का शब्द है, हम लोग DOCTOR लिखते हैं, लेकिन देवनागरी में उसको डॉक्टर ही तो लिखते हैं ना। ऐसा थोड़े है कि हम वैद्य लिख देते हैं, वैद्य साहब हो गए या चिकित्सक हो गए, बहुत कम यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द जो हिंदी में भी आ गए, इसीलिए हिंदी को अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि संस्कृत जो हमारे वेदों पुराणों की भाषा रही है वो भारत में शुरू से ही थी। तमिल की बात करें तो साउथ में जो रामायण लिखी गई है कम्मन के द्वारा, तिरुक्कुलर के द्वारा जो लिखी गई है, ये सभी पुस्तकें तमिल में। तेलुगु, कन्नड़, सोच रहे हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कृष्णदेव राय को, जिसने अमुक्त माल्यदा लिखी है, ठीक है, पुस्तकें लिखी, तो ये सब तेलुगु, कन्नड़ इस सब में लिखी गई हैं। तो वहां पर ये शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है। तो यहां तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास में मजा आया होगा दोस्तों। और अभी हम क्लास को खत्म नहीं करेंगे, अभी और पढ़ना है, अभी कहीं जाना नहीं है। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा नदियों की तरफ बढ़ेंगे और नदी की तरफ अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले जो नदी तंत्र कवर करेंगे वो पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र।
अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो मैंने बहुत मेहनत करके तैयार किया है। और इस चीज को अब आप समझेंगे कि कैसे हम नदी तंत्र में अपवाह तंत्र के अंतर्गत समझेंगे चीजों को। और जो आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है गंगा की सहायक नदियों के बारे में, यमुना की सहायक नदियों के बारे में, हिमालय से होने वाली सहायक नदियां और आपके पठारी क्षेत्रों से होने वाली सहायक नदियां, या उत्तर से उसकी सहायक नदियां, पश्चिम से पूरब उसका क्रम, हर प्रकार का आपका प्रश्न इसी मैप में, इस इमेज में कवर हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को हमने इंटरकनेक्टेड करके दोस्तों शॉर्ट नोट्स तैयार किए। उसकी सारी जानकारी आप पीडीएफ की व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम अपवाह तंत्र में हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र को। तो जरा इसको ध्यान से समझना। इस पूरे डायग्राम पे मेरी जो है कि अगली पूरी क्लास रहेगी आधे घंटे की, जिसमें मैं सारी चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा, जहां से एक भी प्रश्न फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। हर प्रकार के प्रश्न इसमें बनेंगे, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और वैसे ही पीवाईक्यू में आपको मिलेंगे भी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा अब आधे घंटे की आगे की क्लास। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या गंगा नदी का उद्भव गंगा के रूप में ही होता है? तो हम कहते हैं नहीं, बल्कि उसका एक भागीरथी नदी के रूप में उद्गम होता है। और उसमें कौन सी ऐसी नदी मिलती है कि जब वो गंगा के रूप में बदल जाती है? तो भागीरथी नदी का जब अलकनंदा नदी से मिलन होता है, तब जो है कि आपको मिलेगा क्या? गंगा का रूप। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि अलकनंदा कहां से आती है। तो देखिए सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्भव होता है। कौन सी नदी का उद्भव होता है? अलकनंदा नदी का दोस्तों। तो यहीं पर आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 अलग अलग तरीके से प्रश्न, कि सतोपथ ग्लेशियर पे अलकनंदा नदी का जो है कि उद्भव होता है। और जब इस अलकनंदा नदी में दोस्तों आपकी धौली गंगा आकर मिलती है, किस तरफ से? आप ध्यान देना कि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो ये साइड हो जाएगी आपकी लेफ्ट, इस पे ध्यान देने वाली बात है, और ये साइड हो जाएगी आपकी राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं एक बच्चे का, या आप अपना भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये बच्चा जो है कि नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर मतलब आ रहा है, तो आप बताइए इसका लेफ्ट किधर होगा? इमेजिनेशन करिएगा, तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका लेफ्ट, और ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट। क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियां और दाहिने तट से मिलने वाली नदियां, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि अलकनंदा नदी में बाएं तट से, कौन से तट से? बाएं तट से आपकी धौली गंगा आके मिलती है। तो किसका निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का। तो कई बार यह पूछा जाता है दोस्तों कि विष्णु प्रयाग किसके तट पर मिलता है, यानी कि किन 2 नदियों के संगम पर मिलता है? तो अलकनंदा धौली गंगा, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, जब दूसरी नदी बाएं तट पर आकर मिलती है मंदाकिनी, ध्यान देना मंदाकिनी नाम नहीं मैं बता रहा हूं, क्योंकि मंदाकिनी आपको मिलेगी केदारनाथ से निकलते हुए जो है कि रुद्रप्रयाग में, यहां मिलेगी नंदाकिनी, तो क्या बनता है? नंद प्रयाग तैयार होता है। और जब पिंडार नदी मिलती है दोस्तों तो कर्ण प्रयाग तैयार होता है। और जब इसी नदी में आगे दाहिने तरफ से, इट मीन्स की राइट साइड से आपको केदारनाथ से निकलने वाली जो मंदाकिनी नदी मिलती है, तो वो बनता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बनता है। ये 4 प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया था कि केदारनाथ किस नदी तट पर है? अलकनंदा के तट पर है, धौली गंगा के तट पे, नंदाकिनी के तट पे, या पिंडार या मंदाकिनी। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या होते हैं? क्योंकि आपको नंदाकिनी भी पता है, मंदाकिनी भी पता है। अब ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं और यहीं आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो केदारनाथ से देखिए कौन सी नदी निकल रही है? मंदाकिनी। और क्या बना रही है मंदाकिनी? अलकनंदा से मिलकर रुद्रप्रयाग में मिल रही है, तो रुद्रप्रयाग बन रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केदारनाथ किस नदी के तट पर है? तो आपका उत्तर होगा मंदाकिनी नदी। देखिए पूरे गंगा नदी तंत्र को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, पूरी कोशिश रहेगी मैं कि आपको अच्छे से समझा दूं और हर वो प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर चीजें समझ में आ गई। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विष्णु प्रयाग का निर्माण कब होगा? धौली गंगा का जब मिलन अलकनंदा से होगा। नंद प्रयाग का कब होगा? जब नंदाकिनी का अलकनंदा से होगा। और कर्ण प्रयाग का निर्माण कब होगा? जब पिंडार का अलकनंदा से मिलन होगा। रुद्र प्रयाग कब बनेगा? जब मंदाकिनी का अलकनंदा से मिलन होगा। और देव प्रयाग कब बनेगा दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है, देव प्रयाग गंगोत्री हिमनद से जब निकलती है भागीरथी नदी, ध्यान देना, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिल जाती है तो यहीं पर बन जाता है देव प्रयाग, और यहीं से उसका नाम हो जाता है गंगा, गंगा हो जाता है। और गंगा सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करती है ऋषिकेश के रूप में, जो कि हरिद्वार का हिस्सा है, हरिद्वार से थोड़ा सा ऊपर है, जहां पे लोग राफ्टिंग करने वगैरह जाते हैं, बोटिंग टाइप का।
और उसी ऋषिकेश के नीचे ही मैदानी क्षेत्र प्रवेश होता है हरिद्वार। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। गंगा मैदानी क्षेत्र से पहले किस पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? तो ऋषिकेश में। तो ये पांचों प्रयाग याद हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, किन किन नदियों के मिलने से तैयार हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे देखते हैं, जब हम और आगे बढ़ते हैं तो गंगा उत्तराखंड में राम गंगा में जो है कि मिल जाती है। ध्यान देना, मतलब राम गंगा जो कि उत्तराखंड से निकलती है और ये भी आके मिल जाती है कहाँ पे? गंगा नदी में मिलती है। क्लियर है। और फिर उसके बाद आप प्रयागराज में देखोगे कि दाहिने तट से, कौन से तट से? ये मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये राइट और ये लेफ्ट है, ये ध्यान देना, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो राइट तट से यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुच, यमुनोत्री में एक नाम है बंदरपुच जगह का, वहां से यमुना नदी निकलती है और इलाहाबाद में जाके मिल जाती है। अभी आपको यमुना पे ध्यान नहीं देना है कि उसकी कौन सी सहायक है, बस आपको इतना जानना है कि यमुनोत्री बंदरपुच से निकलती है यमुना नदी और दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि दाहिने तट से ये भी नदी मिल रही है, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो नदी है दाहिने तट से मिलने वाली उसका नाम है यमुना और वो प्रयागराज में मिल जाती है। फिर प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए नदी बनारस की ओर आती है। बनारस से जब ये गाजीपुर की ओर प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक सैदपुर नाम की जगह है, तहसील है दोस्तों सैदपुर, जो कि बनारस से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर गोमती नदी मिलती है। हालांकि मैंने गोमती नदी पर अभी विजिट किया था लास्ट मंथ, पूरी तरीके से दोस्तों सूख गई है, मतलब वहां पे है ही नहीं, बस केवल नाम रह गया उस नदी का, सूख गई है पूरी तरीके से। और ये गोमती नदी वही है दोस्तों जो आपके यूपी में फुलहर झील, कौन सी झील? फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील कहां पर है दोस्तों? पीलीभीत में है। एकमात्र ऐसी गोमती नदी जो न तो पठार से निकलती है न पर्वत से, ये निकलती है मैदानी क्षेत्र के झील से, फुलहर झील से निकलती है जो पीलीभीत में स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया इतनी बातें। अब यहां समझिए कि आगे गंगा नदी और बहती जाती है तो यहां पर आके आपको छपरा में एक घाघरा नदी मिलती है और ये सब मैं अभी लेफ्ट साइड से बता रहा हूं। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेफ्ट से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, तो छपरा में आके घाघरा नदी मिलती है। अच्छा, घाघरा नदी का जो निर्माण है वो दो नदियों के मिलन से होता है। एक तो होती है मिलाम, हिमालय से निकलती नेपाल से शारदा नदी, और एक घाघरा नदी। इन दोनों के मिलने पे घाघरा का निर्माण होता है और ये छपरा में आके मिलती है। क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए कि यूपी में बलिया जो एक जिला है आपका, जो गाजीपुर के आगे है, बलिया से गंगा नदी बाहर निकलती है और बिहार में प्रवेश कर लेती है। लेकिन मैं अगर पूछूं कि यूपी में किस जगह से जो है कि एंट्री करती है, यूपी में किस जगह से एंट्री करती है गंगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिजनौर। बिजनौर से दोस्तों गंगा जो है कि यूपी में प्रवेश करती हैं और बलिया से जो है कि बाहर निकल जाती हैं बिहार में। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से 3 प्रश्न मैंने बताए। सबसे पहले वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरिद्वार में, और यूपी में वो एंट्री करती है कहाँ पे? बिजनौर में गंगा, और यूपी से बाहर निकलती है बलिया में। कहाँ पे? बलिया में। और इसी तरीके से और आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि नेपाल से निकलने वाली एक गंडक नदी है जो कि बिहार में आके ही मिल जाती है। फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो लेफ्ट साइड से ही दोस्तों, लेफ्ट साइड से ही तिब्बत के गोसाईनाथ धाम से निकलने वाली एक कोसी नदी जो कि बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि ये बाढ़ बहुत आती है इसमें अचानक से, तो ये भी बिहार में आके मिलती है। फिर उसके बाद महानंदा नदी दोस्तों, ध्यान देना, महानंदा नदी मिलती है पश्चिम बंगाल में, और ये आपकी इंडिया की आखिरी नदी है जो गंगा में मिलन करती है। तो कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन सी वो नदी है जो गंगा में आखिरी रूप से मिलती है, यानी कि संगम बनाती है, तो हो जाएगी आपका महानंदा, क्योंकि महानंदा ही पश्चिम बंगाल के माध्यम से आखिरी नदी है जो गंगा की सहायक नदी कहलाती है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। फिर उसके बाद वो बीडी मतलब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां पर वो जमुना अर्थात कि ब्रह्मपुत्रा नदी का जो नाम है जमुना, उसके साथ मिलन करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर के क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। बांग्लादेश में इसका क्या नाम हो जाता है? गंगा का पद्मा नाम, और ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम होता है? जमुना, और उसका आपस में मिलन होता है और वहां पे डेल्टा बनता है। तो ये तो बाएं साइड से मिलने वाली सारी नदियां मैंने आपको डिटेल से बता दी, लेकिन अब जरा सा हम और समझते हैं दाहिने तरफ से। ध्यान देना, ये टॉपिक पूरा आधे घंटे का है, लेकिन उस आधे घंटे में गंगा से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाने चाहिए, ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट है पीडीएफ से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम पर भी ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी तो हमने सारी बात की थी लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों की, लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों राइट साइड से मिलने वाली सभी नदियों की। तो आप जरा देखिए, यमुनोत्री से निकलने वाली जो यमुना दाहिने तट से मिलने वाली प्रयागराज में मिलती है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं तो कर्मनासा एक नदी है जो चौसा नाम की जगह से निकलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये वही कर्मनासा है जहाँ पे 1539 और 40 में आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था। ये वही कर्मनासा नदी चौसा नदी है, चौसा के पास। और फिर और आगे जब गंगा बढ़ती है तो अब देखिए लेफ्ट साइड वाला आप छोड़ दीजिए, वो मैंने पूरा बता दिया। फिर यहाँ से एक सोन नदी आकर मिलती है पटना में। पटना में एक पहलेजा घाट है, वहीं पर सोन नदी मिल जाती है। अगर मैं बात करूं सोन नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। और खुद इसमें भी दो सहायक नदियां होती हैं, जैसे एक होती है रिहंद नदी और एक होती है कोयल नदी। ध्यान देना, कोयल नदी और रिहंद नदी। इस कोयल नदी के दो पार्ट हैं, एक होता है उत्तरी कोयल और एक होता है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल झारखंड में मिलेगी, उत्तरी कोयल सोन नदी में आकर मिल जाती है। और रिहंद नदी ये सोनभद्र में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? सोनभद्र में इसकी सहायक नदी है रिहंद नदी। और ये दोनों नदियां सोन नदी में मिलती है और फिर सोन नदी पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और इसका उद्भव कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। इज इट क्लियर? फिर आगे देखते हैं हम, एक पुनपुन नदी है, यह भी पटना के समीप आके गंगा नदी से मिल जाती है। और एक ध्यान देना, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। एक होता है दोस्तों ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है वितरिका, जो गंगा नदी से अलग होती है। तो इसीलिए आप इसका एरो देख पा रहे होंगे, एरो मैंने नीचे लगाया, यानी गंगा से बहते बहते एक बाहर की ओर निकल जाती है हुगली नदी, इसको वितरिका कहते हैं। और ये फरक्का में वेस्ट बंगाल के पास है। और इसी के पास आपका कलकत्ता पोर्ट भी देखने को मिलता है। और इसीलिए कलकत्ता पोर्ट को नदीय पोर्ट भी कहा जाता है, नदीय बंदरगाह, क्योंकि हुगली नदी के तट पर विकसित है। जबकि जितने भी आप बंदरगाह देखोगे, चाहे मुंबई बंदरगाह देख लो, जवाहरलाल नेहरू देख लो, या फिर विशाखापट्टनम देख लो, कोई भी आप देख सकते हो जो बंदरगाह है, वो मैक्सिमम सारे के सारे समुद्र के तट पर हैं। लेकिन कलकत्ता जो पोर्ट है, कलकत्ता आपका जो बंदरगाह है, ये नदी पोर्ट कहलाता है। क्यों नदी पोर्ट कहलाता है? क्योंकि ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है और हुगली नदी गंगा नदी से बाहर निकलती है, यानी ये सहायक नहीं है, ये उसकी वितरिका है, यानी वहां से निकलती है और फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। अब जरा हम और इनकी छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं उनको समझते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। जैसे आप देखोगे कि यमुना में मिलने वाली सबसे पहली नदी होती है उत्तराखंड में टोंस नदी। और ध्यान देना, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। और दूसरी नदी होती है हिंडन नदी, ये भी इसी में मिलती है। फिर उसके बाद राइट साइड से दाहिने तट से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक नदी आती है चंबल नदी। ध्यान देना, एक एक डायग्राम को समझो दोस्त, आप समझ लोगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार ये क्लास दोबारा देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से और बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं। तो चंबल नदी से एक प्रश्न बन जाता है कि जाना पाव पहाड़ी महू एमपी से निकलती है और ये वही महू है जहां पे डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। एक पॉइंट से देखो, दो तीन पॉइंट जब पढ़ोगे ना तब दोस्तों मजा आता है पढ़ने में, तब आपको लगता है कि हाँ मेरी नॉलेज इन्हांस हो रही है। अगर आप केवल बस रट रहे हो चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी से निकली है, कोई मतलब नहीं निकलता। आप ये देखो ना, चंबल से संबंधित और भी क्या क्या चीजें हैं भाई। चंबल नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है कि ये संयुक्त परियोजना चलती है, एमपी है, राजस्थान है, यूपी है, इसमें जवाहर सागर, राणा सागर, इस तरीके के बांध है। ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझा आपने। अब चंबल है तो यमुना की सहायक, लेकिन चंबल की भी कुछ नदियां सहायक हैं, जैसे क्षिप्रा। और इसी क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन आपका जो कि धार्मिक स्थल है, जहां पे महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आपका महाकुंभ भी आयोजित किया जाता है। तो ये वही उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। फिर एक काली सिंध है, ये भी चंबल की सहायक है। फिर एक पार्वती है, ये भी चंबल की सहायक है। एक मेज है और एक बनास है, ये सभी की सभी चंबल की सहायक नदियां। और फाइनली जाके ये यमुना में मिल जाती हैं। एक काली सिंध है जो चंबल की सहायक नदी है, लेकिन एक सिंध नदी है दोस्तों जो डायरेक्टली यमुना में जाके मिलती है, न कि चंबल में। और एक नदी आती है आपकी बेतवा, जो हमीरपुर विंध्यन पहाड़ी से इसका उद्भव होता है, हमीरपुर यूपी। और यहाँ से जो है कि ये
बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। हालांकि इसका उद्भव विंध्यन पहाड़ी में होता है, लेकिन ये जिस पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे, ये हमीरपुर का क्षेत्र है जो आपके यूपी में है। वहीं जो केन नदी है, ये कहाँ पर मिलती है? इस पॉइंट पे ये बांदा में मिलती है। जालौन, बांदा और ललितपुर, महोबा, ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, हमीरपुर वगैरह, ये इन्हीं क्षेत्रों में जाकर ये मिलती है। तो अब छोटा सा एक रिवीजन आप यहीं से कर सकते हो। यमुना भी आपने इसी में पढ़ लिया कि यमुना की जो लेफ्ट साइड से है टोंस और हिंडन, वहीं राइट साइड से आप देखोगे इटावा में आके चंबल नदी मिल जाती है, और हमीरपुर में आपको बेतवा नदी मिल जाएगी यहाँ पे, और बांदा में आपको केन नदी मिल जाएगी यहाँ पर। अब इसी में और सहायक नदी की बात करें तो चंबल में क्षिप्रा एक सहायक नदी है, जिसपे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, फिर काली सिंध, फिर पार्वती, मेज और बनास, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी की पूरी गंगा नदी के बारे में मैंने बता दिया, और हर एक प्रश्न जो यहाँ से बन सकते थे वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो में ये पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अब आप गंगा का कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। अब यहाँ से जो प्रयाग वाले जो प्रश्न बनते हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ ये भी क्लियर हो गई, राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ ये भी क्लियर हो गई। अच्छा, एक प्रश्न जो छूट रहा है, वो अक्सर ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि गंगा में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो हिमालय से मिलती हैं। तो भाई लेफ्ट साइड से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, केवल आपको गोमती नदी को छोड़ दिया जाए तो ये सारी नदियां कहीं ना कहीं आपके हिमालय या ग्लेशियर से ही आ रही है। रामगंगा भी आ रही है उत्तराखंड में, ये जितनी प्रयाग वाली नदियां ये भी सब आ रही हैं। ये शारदा घाघरा भी देखिए हिमालय से है, नेपाल के हिमालय से गंडक, गोसाईनाथ तिब्बत से कोसी नदी, महानंदा, ये सभी नदियां किससे आ रही हैं? हिमालय से आ रही हैं। लेकिन जो गोमती नदी है दोस्तों, ये झील से आ रही है, यानी कि एक फुलहर झील से आ रही है, और जो कि हिमालय से नहीं आती है। बाकी इसी तरीके से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से, या यूं कहें कि जो राइट साइड से आने वाली नदियां हैं वो हिमालय से नहीं आती हैं, वो किसी न किसी पर्वत से, पठारी से, या फिर पठार से आती है। जैसे सोन नदी आपके अमरकंटक पठार से आती है, और हमीर बेतवा आपकी हमीर विंध्यन पहाड़ी से, चंबल आपकी जानापाव पहाड़ी से। बस एक यमुना नदी है जो राइट साइड से मिलती तो है, लेकिन ये हिमालय की नदियां हैं। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जरा हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं, तो इनको भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। हालांकि पूर्ववर्ती अपवाह के 3 प्रमुख नदियां उदाहरण होती हैं। एक तो आपको मिलेगी सिंधु, एक मिलेगी आपको सतलज, और एक मिलेगी आपको ब्रह्मपुत्रा। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है दोस्तों कि पहाड़ों के निर्माण होने से पहले ही ये बह रही हैं। अब आप कहोगे ट्रांस हिमालय देखो निकल रहा था, बृहद हिमालय आपका ऊपर बढ़ रहा था। जैसे मान लीजिए ये नदी आपस में पहले से ही बह रही है, ठीक है, ये नदियां पहले से बह रही हैं, और इसी दौरान ये पर्वत निकल रहे हैं, पर्वत ऊंचे हो रहे हैं, तो क्या ये नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी? नहीं, ये नदियां इसी पर्वतों को काटते हुए बहती रहेंगी अपना। तो ये पूर्ववर्ती उदाहरण हो गया। हालांकि गंगा को कभी पूर्ववर्ती उदाहरण नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लघु हिमालय है, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनकी उत्पत्ति तो गंगा के बाद हो रही है। तो गंगा नदी पहले से इन पर्वतों को काटती जाती है, अपनी रास्ता बनाते रहती है, घाटी का निर्माण करती रहती है, इसीलिए इनको पूर्ववर्ती उपवाह में रखते हैं। लेकिन अगर 4 ऑप्शन आपसे दे दिए जाए, ध्यान देना, एक आपको ऑप्शन दिया जाए ब्रह्मपुत्रा नदी, एक ऑप्शन आपको दिया जाए सिंधु नदी, एक ऑप्शन आपको दिया जाए सतलज नदी, और एक ऑप्शन आपको दिया जाए गंगा नदी, और यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण नहीं है। तो भाई ये 3 नदियां तो हैं, लेकिन गंगा नहीं है। तो एग्जामिनर भी इसी को उत्तर मारेगा, इसीलिए आप पढ़ जरूर रहे हो यहाँ पर, लेकिन आपको उत्तर क्या लगाना है? गंगा लगा देना है। क्लियर हो गई बात? अगर मान लो इनमें से सतलज नाम ना रहे, ब्रह्मपुत्रा रहे, सिंधु रहे, गंगा रहे और यमुना रहे, तो आपको यमुना उत्तर करना है, तब आपको गंगा को पूर्ववर्ती अपवाह में मान लेना है। तो ये प्रश्न पे डिपेंड करेगा कि कैसा वो प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जामिनर से। अब यहाँ पे देखिए ये चीज रिवीजन हो जाएंगी। रुद्रप्रयाग कहाँ बन रहा है? मैंने बताया था कि जहाँ पे मंदाकिनी नदी मिलेगी अलकनंदा के साथ, और मंदाकिनी नदी के तट पे क्या मैंने बताया था? केदारनाथ का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का। नंद प्रयाग कहाँ बनेगा? न से नंद प्रयाग, न से नंदाकिनी नदी जब मिलेगी। कर्ण प्रयाग कहाँ बनेगा? जहाँ पिंडर नदी मिलेगी। देव प्रयाग कहाँ मिलेगा? जहाँ भागीरथी नदी मिलेगी, इट मीन्स की गंगा नदी। और विष्णु प्रयाग कहाँ मिलेगा? जहाँ धौली गंगा नदी मिलती है।
बद्रीनाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है, जबकि केदारनाथ मंदिर की बात करें तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो बस ये छोटा से जो 2 प्रश्न है कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक अंतर की वजह से गलत कर जाते हैं। तो मैंने मैप के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से आपको दिखा दिया कि कैसे वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा। अच्छा, गंगा से रिलेटेड दोस्तों एक प्रश्न और आता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, हालांकि पहले मुझे भी करता था लेकिन अब नहीं करता है। आपसे पूछा था कभी कभी दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा। अब यहां पर बताओ ये कैसे समझा जाए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए केवल कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए गोदावरी, लेकिन अगर पूछा है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए कावेरी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, दक्षिण गंगा तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु सबसे बड़ी लंबी नदी नहीं है, क्योंकि उनका उद्गम जहां से हो रहा है और कराची होते हुए जो कि गिर रही है अरब सागर में सिंधु नदी, तो नो डाउट वो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन भारत में उसका क्षेत्रफल कितना? बहुत छोटा है। ब्रह्मपुत्र का भी इसी तरीके से बहुत छोटा है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम मेघालय से होते हुए नीचे गिर जाती है। लेकिन गंगा नदी 2525 किलोमीटर की पूरी दूरी भारत में तय करती है। ध्यान देने वाली बात है, पूरी दूरी तय कर लेती है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, जो लगभग 1400 किलोमीटर से अधिक की है, इसीलिए गोदावरी को दक्षिण की मतलब दक्षिण गंगा कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, फिर आप कहोगे सर कावेरी को क्यों बोलते हैं? तो कावेरी दोस्तों एक ऐसी नदी है जिसको 24 मतलब कह सकते हैं 12 माह पानी मिलता है। अगर हम बात करें कि दक्षिण में कावेरी नदी को आप देखोगे पश्चिमी मानसून से जो है कि पूरा का पूरा पानी मिलता है, कावेरी नदी में पूरा पानी रहता है पश्चिमी मानसून से। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी मानसून के अलावा, आप देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाता हूँ भारत का। यहाँ से जो पश्चिमी मानसून एंट्री करता है भारत में मई जून के आसपास, तो यहाँ पे ये जो कावेरी नदी है इस तरीके से, तो इसको पूरा का पूरा पानी मिल जाता है बरसात का, तो ये नदी पूरी फुल हो गई। लेकिन जब आपका उत्तर पूर्वी मानसून जब वापस होता है ना पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर, और ये तमिलनाडु पे तट पे वर्षा करता है, तो इस वर्षा से भी कावेरी को पूरा का पूरा पानी मिलता है। तो कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत की एक अलग नदी की पहचान बनती है कि इसमें सभी मंथ में, भाई अक्टूबर नवंबर में भी आपको बारिश का पानी मिल गया लौटते हुए मानसून से, और मई जून में भी आते हुए मानसून से पानी मिल गया। तो इस वजह से जैसे उत्तर की गंगा को 12 माह, जिसे 12 मासी कहते हैं, हिमालय की वजह से पूरा पानी मिलता रहता है, उसी तरीके से दक्षिण में कावेरी नदी को पूरी तरीके से पानी मिलता है, चाहे वो पश्चिमी मानसून हो, दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर लौटता हुआ मानसून। इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो अब दोनों में अंतर कैसे पता करें गुरुजी हम? ये भी एक प्रश्न होता है। तो ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये की, यही सबसे मेजर पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा तो आपका उत्तर होना चाहिए गोदावरी, क्योंकि लंबाई के आधार पे किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा, की वर्ड लगा के, तो ये कावेरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 12 महीने पानी की उपलब्धता होती है मानसून की वजह से, लौटते हुए मानसून और आते हुए मानसून दोनों की वजह से इसमें मिलता है पानी, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। अंतर क्लियर हो गया? बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको ये प्रश्न गलत नहीं करना है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, मैंने बताया था, गोमती नदी, जो कि फुलहर झील पीलीभीत से इसकी उत्पत्ति होती है। ये हिमालय से नहीं आती, पठार से नहीं आती, बल्कि एक झील से उत्पन्न होती है। यमुना की सहायक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो भाई पश्चिम से सबसे पहले चंबल मिलेगी, फिर सिंध मिलेगी, फिर बेतवा मिलेगी, फिर केन मिलेगी। अच्छा, बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। केन कहाँ मिलती है? बांदा में मिलती है। क्लियर हो गया? यही चीज मैंने ऊपर आपको बताया था। और अब हम एक और अपना लास्ट प्रश्न अब आज की क्लास में करेंगे दोस्तों, कि यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो एक कैमूर श्रेणी है, यही जल विभाजक का कार्य करती है, जो यमुना का और सोन के मध्य जल विभाजक के रूप में काम करती है। तो यहां तक दोस्तों आज की हमारी क्लास रहेगी। इसके बाद अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास कल को। अब किसी भी क्लास में आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। अभी 1-2 दिन में थोड़ा बिजी था शॉर्ट नोट्स में, और आउट ऑफ स्टेशन भी था कुछ काम से, इसलिए मैं क्लास रेगुलर नहीं ला पाया। लेकिन अब हम लोग अगला पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी, जो आप देखोगे इमेजेस के तौर पे हम लोग और इसे भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है मैप में, और जगह जगह जहाँ जैसी जरूरत पड़ी वहाँ पे हमने इंटरकनेक्टेड जो है इन चीज़ों को तैयार किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये PDF
आपके काम आ सकती है, आपकी तैयारी को और इन्हांस कर सकती है और अच्छी कर सकती है, तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक पीडीएफ को परचेस कर लीजिए। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नो डाउट आप एक बार पीडीएफ परचेस करके देखिए। आपको सब मत करिए, कोई भी एक करिए, जिसकी क्लास चल रही है प्रॉपर केवल आप उसी को कर लीजिए और फिर आप जज करिए कि हाँ पीडीएफ में क्वालिटी है या नहीं है। अदरवाइज आप डेमो पीडीएफ भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल पोस्ट कर दी थी, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी, वहां भी इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और अधिक से अधिक इसके साथ मेंबर को जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।